नमस्कार साथियों। आज यह GS PYQ जो हम लगा रहे हैं पुराने प्रश्न पत्रों के, उसकी दूसरी वीडियो है। हम इसमें सभी स्टेट्स के जहाँ भी GS पूछी गई है उनके सभी PYQs को लगाने वाले हैं। इससे ज़रूर से आपका कंटेंट इनरिच होगा और इतना अच्छा इनरिच होगा जो आप कहीं किताबों से नहीं मिलेगा, कोई मार्केट के मॉक टेस्ट से आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन इससे जो भी आपको अलग से जो भी नॉलेज प्राप्त हो रही है जो आपके सोर्सेज में नहीं है, उन्हें अलग से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वही अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी मेहनत को आप भी अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके और अन्य साथियों तक इसे साझा करके। मैं जब भी समय होगा आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। आप भी इनके आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं आते हैं तो फिर मैं इनके आंसर्स मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। तो हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि कश्मीर में किसने जो जजिया है और गौ हत्या को किसने समाप्त किया था, तो जैनुल आबिदीन मैंने आपको बताया था। बड़ शाह इनका नाम है। इन्होंने और क्या क्या काम किए थे, इन्होंने जो अन्य संस्कृत ग्रंथ थे जैसे महाभारत हो गया, लीलावती होगी, इनके भी अनुवाद कराए थे फारसी भाषा में। और इन्होंने जो वुलर झील है कश्मीर में, उस पर एक कृत्रिम द्वीप बनाया था जिसे जैन लंका नाम से जाना जाता है, वो भी थे। और मतलब ये एक उदारवादी और सहिष्णु शासक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने नागरकोट का अभियान किया था, तो वहाँ से उन्होंने 300 संस्कृत पुस्तकों को अधिग्रहित किया था, उसका अनुवाद किसने किया संस्कृत में, ठीक है। मतलब फारसी में किसने अनुवाद किया था उसका, ठीक है। मतलब संस्कृत की पुस्तकें वहाँ से ली थी, उसका फारसी में अनुवाद कराया था, तो किसने किया था, वो किया था अजीजुद्दीन खान ने। सबसे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। फिरोज शाह तुगलक कौन, तुगलक वंश के 1351 से 88 तक का इनका शासनकाल। क्या और इनके कई काम हैं। इन्होंने जो उड़ीसा का जाजनगर है, उड़ीसा के जाजनगर का जो नागरकोट मंदिर है वहाँ अभियान किया था। वहाँ से 300 ज्वालामुखी मंदिर है, नागरकोट का भी स्पेसिफिक मैं बताता हूँ, ज्वालामुखी मंदिर था। वहाँ से 300 संस्कृत पुस्तकों को लिया था, उसका अनुवाद कराया था फारसी में। तो फारसी में अनुवाद कराया था हमारे जजीजुद्दीन खान ने, उनका फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संगीत की एक टप्पा शैली है, संगीत की टप्पा शैली, तो इसका विकास किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ था, तो इसका विकास हुआ था मोहम्मद शाह के दरबार। इनका अन्य नाम क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका शासनकाल क्या था, 1719 से 48 तक इनका शासनकाल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है इन्हें। और जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था तो इन्हें बंदी बना लिया था उन्होंने, ठीक है। चलिए तो संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के काल में विकसित हुई थी। अब ये क्वेश्चन बेहद टेक्निकल है, इतना पूछता नहीं है वो, इतनी सारी किताबें हमें नहीं याद करनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो वो अलग अलग स्थानों में हुआ था, अलग अलग तिथि के दिन, अलग अलग तिथि में हुआ था। यही तो उसका सबसे कमजोरी थी कि यूनिटी नहीं आ पाई थी। जो डेट उन्होंने निर्धारित की थी उस तिथि से पहले ही कहीं पर विद्रोह हो गया था, इसलिए वो उतना सफल नहीं हुआ था। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी किस स्थान पर उस तिथि को नहीं हुई थी। बैरकपुर में कब हुई थी, ठीक है, बैरकपुर में हुई थी 29 मार्च को। क्यों, यहाँ मंगल पांडे जो बैरकपुर ब्रांच थे उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी ना, फिर उन्हें 8 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई थी मंगल पांडे जी को। तो ठीक है, बैरकपुर में तो हुआ था 29 मार्च को ही। फिर मेरठ में, हाँ सबसे पहले हम मेरठ में ही पढ़ते हैं, 10 मई 1857 को हुई थी, ये भी सही है। फिर झांसी में, मेरठ के बाद वो सीधे झांसी ही गए जहाँ 11 मई 1857 को क्रांति हुई थी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे आप पहले आपको मेरठ तो पता होगा ना, एटलीस्ट अगर कुछ तो पता हो तभी मैं लॉजिक की बात करूँ। अगर आपको मेरठ पता है कि 10 मई 1857 को हुई है, अब मेरठ फिर झांसी में, अब लखनऊ क्या कह रहा है, लखनऊ कह रहा है 4 जून तक। देखिए मई से जून में इतना अंतर, इतने देर में क्यों होगा वहाँ प्रारंभ, वहाँ भी तो मई में ही हुआ होगा ना। एक सिंपल लॉजिक में की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 10 मई, यहाँ 11 मई, तो यहाँ 4 जून, इतना लेट नहीं, इसलिए लखनऊ गलत मानूंगा मैं, और लखनऊ ही गलत है। आता है तो फिर तो बढ़िया है। लखनऊ की डेट याद रखनी है आपको, 30 मई के बीच, 30 मई 1857 को लखनऊ में प्रारंभ हुआ था ये 1857 का विद्रोह। तो ठीक है, बैरकपुर में 29 मार्च, ये यहाँ इसका ये गलती है इसमें। तो बैरकपुर में 29 मार्च को, मेरठ में 10 मई को, झांसी में 11 मई को, और लखनऊ में 30 मई को हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कुछ पुराण दिए हैं, 2 पुराणों के नाम है, विष्णु पुराण और वायु पुराण। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, ठीक है, जानते हैं हम ये। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, ठीक है, ये भी जानते हैं हम, आपको कराया है ना मैंने। और एक मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। तो आपको मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर उसके कमेंट्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश से है, सही हो गया।
वायु पुराण गुप्त वंश से है, ठीक हो गया। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि जो मत्स्य पुराण है वो किसके शासनकाल का है, ठीक है, मतलब किस वंश के शासनकाल में आता है। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इन्होंने दर्शन दिए हैं, उसके प्रचारक का नाम पूछा है। हम 6 दर्शन पढ़ते हैं ना, तो बताइए कौन सा गलत है इसमें। सबसे पहले सोचिए आप, मतलब सही सुमेलित करना है। 3 गलत है, 1 सही है। तो न्याय गौतम, ठीक है, ये सही है। बाकी वैशेषिक का कौन, पतंजलि नहीं, कणाद। मीमांसा का कौन, उत्तर मीमांसा। और हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं। मीमांसा के कौन हो गए, जैमिनी हो गए, ये गलत। उत्तर मीमांसा के कौन, बादरायण हो गए, गलत। सबसे पहले मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, फिर उसके बाद सांख्य, फिर योग के पतंजलि, फिर वैशेषिक के कणाद, फिर उत्तर पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। मैंने वैशेषिक की एक ट्रिक याद की है, आपको बता देता हूँ मैं। मैंने वैकन्ना लिखा था इसे कहीं पर, शायद मुझे ध्यान है, वैकन्ना। तो वैशेषिक के कणाद आप कर लेना। किसी मूवी में मैंने एक कैरेक्टर का नाम सुना था वैकन्ना, तो वहां से मैंने इसे कनेक्ट किया था कि वैकन्ना से वैशेषिक दर्शन के कणाद हो गए, बस, ठीक है। इसे परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। इसके बारे में कुछ कथन पूछा है। कैप्टन हॉकिंस आप जानते होंगे, जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज यात्री आए थे, एक तो कैप्टन हॉकिंस और एक थॉमस रो। अब ये कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस 1611 में जेम्स प्रथम का दूत था के रूप में भारत आया था। अब ठीक है, जेम्स प्रथम का दूत था, वो भारत भी आया था पता है, लेकिन 1611 में आया था क्या, कब आया था वो, 1608 में आया था ना। तो ये क्या है, गलत है। 1611 में थोड़ी आया था वो, तो 1608 में आया था। बशर्ते ये भी सही दिया कि जेम्स प्रथम का ही दूत था, लेकिन वो 1608 में आया था। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ठीक है, इसीलिए तो उसे मुगल दरबार में भेजा, क्योंकि वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। वो जहांगीर से अपनी मांगे कह सकता था, इसीलिए वो उसे भेजा गया था, ठीक है। तो पहला कथन गलत। क्यों गलत, क्योंकि 1608 में आया था। दूसरा कथन सही, तो कैप्टन हॉकिंस आया था, ए सही है इसका, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो सर थॉमस रो आए थे वो कब आए थे, ठीक है, वो जहांगीर के दरबार में कब आए थे, लिखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है खरीदादार। अब इतने बेहतर प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ से, जो ये मार्केट में मॉक टेस्ट चलते हैं वो पूछेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। तो आपको जब पीवाईक्यूज लगाएंगे दूसरे स्टेट्स के भी, कहीं के भी जीएस के लगाइए, वो आपके कंटेंट को बहुत इनरिच करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है, पता है। वीडियोस पूरी देखिए, बहुत सारा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको वहाँ अचानक ऐसे थोड़े कठिन प्रश्न को सॉल्व करने की अपनी हैबिट बनाएंगे आप, तो वहाँ एग्जाम में जरूर से आपको फायदा होगा, ठीक है। तो खरीदादार कौन था, खरीदादार, तो इसका आंसर है जो फरमान होते थे ना उनको भेजने वाला अधिकारी। जो भी शाही फरमान होते थे उन्हें प्रसारित करना, यानी शाही फरमान बनाए तो उन्हें किसी राजा को भेजना है, किसी दूत को भेजना है, सैनिकों को कोई शाही फरमान भेजना है, तो उसका काम करता था खरीदादार। याद रहेगा, नहीं याद है मतलब अभी तक नहीं है तो लिखिए, खरीदादार कौन, शाही फरमानों को प्रसारित करने वाला, भेजने वाला अधिकारी खरीदादार होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इन्होंने कुछ पुस्तकें दी हैं और उन्हें सुमेलित करना है हमें, ठीक है। पुस्तकें और किस में किस चीज़ का वर्णन था वो पूछा है। तो मिरात ए सिकंदरी है ये, मिरात ए सिकंदरी, इसमें बताया है गुजरात विजय के बारे में। मिरात ए सिकंदरी के बारे में बताया है गुजरात विजय के बारे में। बुरहान ए माशिर, बुरहान ए माशिर, इसमें बताया है जो बहमनी का जो अहमदनगर में इतिहास रहा है ना, बहमनी साम्राज्य का, उसके बारे में। फिर उसके बाद जो रियाज उस सलानित है, रियाज उस सलानित, इसमें बताया है आपका बंगाल का इतिहास। फिर रियाज उल इंसा में बताया है मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह। एक बार हम इन्हें मिलाते हैं, ठीक है। चलिए मिरात ए सिकंदरी में क्या है, गुजरात विजय का वर्णन, तो ए का 4, ए का 4 इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये गलत, ये गलत। फिर बुरहान ए माशिर में बताया है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, यानी बी का 2, बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर रियाज उस सलातिन में बताया, यानी सी में बताया है जो बंगाल का इतिहास है उसके बारे में, यानी सी का 1, तो ये सही हो गया। और डी रियाज उल इंसा में बताया है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। आप ऐसे क्वेश्चन को सुन सकते हैं, मतलब जितना याद रहा उतना करिए, ऐसा नहीं कि ये सभी किताबें रटनी है, लेकिन फिर भी वही कॉमन सेंस डेवलप होने के लिए हमें कुछ तो पता हो क्वेश्चन का, तभी तो अपना हम लॉजिक लगाएंगे, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न बेहद सरल होगा आपके लिए, मैंने कराया भी है ये। बताइए क्रम क्या है, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी एरिया से, यहाँ से, तो सबसे पहले कौन आया, क्रम क्या है, ट्रिक क्या थी, BSP के, तो यानी बैक्ट्रियाई यानी यूनानी, फिर शक पहलव कुषाण। ट्रिक क्या है, BSP के, तो पहले क्या यूनानी आए होंगे, बैक्ट्रियाई को यूनानी भी कहते हैं, तो यूनानी आए होंगे, या तो ये या तो ये। फिर शक यानी ये है,
कुषाण, फिर पहलव, फिर हूण गुप्त काल में। ठीक है, याद रहेगा, यूनानी शक कुषाण, पहलव, फिर हूण गुप्त काल में आए थे। चलिए, अब एक पुस्तक दी है मिलिंद पन्हो, आपने भी बहुत सुना होगा इसका नाम। वो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का जो भी कथानक प्रस्तुत हुआ है वो इस पुस्तक में लिखा गया है। तो बताइए वो बौद्ध भिक्षु कौन था? अब देखिए सारे नाम समान दे दिए इसने, नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। तो कौन थे? नागसेन थे, नागार्जुन नहीं। अमूमन इन दो में होता है कन्फ्यूजन, तो नागसेन है वो, ठीक है, नागसेन। नागार्जुन कौन थे? हीनयान, सॉरी, जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय था उसके, भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं, माध्यमिका संप्रदाय के संस्थापक, प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक इनकी रचना भी है एक, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत वाली। ठीक है, याद है ना इतना? नागार्जुन कौन थे? ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित। तो मिलिंदपन हो, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद का है। ठीक है, तो चलिए, मिलिंदपन हो, मिलिंद कौन था फिर? ये एक यूनानी शासक था, बैक्ट्रियाई शासक था ये, उस वो है मिलिंद। उनकी जो पुस्तक, जो भी संवाद हुआ होगा वो नागसेन मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में लिखी गई है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि जो चरक संहिता है, अब एक और प्रश्न पूछता हूँ। पहली बात, चरक संहिता किसने लिखी है? चरक की। अब ये एग्जाम में बनेगा नहीं, एग्जाम में ये बन सकता है कि जो चरक हैं वो किसके दरबार में थे, किस शासक के दरबार में थे। कितना बेहतर क्वेश्चन है, सर्च करिए, लिखिए। ठीक है, चरक किस शासक के दरबार में थे, लिखना है कमेंट में। चलिए, तो जो चरक संहिता है उसके कितने अध्याय और कितने खंड थे? अब मान लिया जाए आपको ये प्रश्न नहीं आता है, तो पहली दृष्टया में कैसे करता है, देखिए, यहाँ पे भी 8 खंड लिखा है, यहाँ पे भी 8 खंड है, तो संभावना बढ़ जाती है कि जिसमें 8 खंड वाले 2 क्यों दिए फिर इसने? थोड़ा तो सोचिए ना। तो या मुझे लगता है कि अगर मुझे नहीं आता फिर भी मैं इसे अटेम्प्ट करता केवल इसी बेस पर भी, 8 खंड 8, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, नहीं आता तो फिर यहाँ पर तुक्का लगाइए। आता है तो ठीक है, 120 अध्याय हैं और 8 खंड है। ठीक है, चलिए, चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड है। अब ये प्रश्न इतना बेहतर लगा, मुझे भी नहीं आता था ये, मैंने भी सर्च किया इसे, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे भी मिलते हैं, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा था ये। तो उत्तर वैदिक काल में, ये वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल में हो गया। ठीक है, मैं एक अधिकारी आता है भागदूह, तो उसका काम क्या था? अब ये कहीं मिलेगा आपको? अमूमन नहीं मिलेगा। तो वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदूह नामक अधिकारी था वो क्या काम करता था? तो वो काम करता था जो राजस्व कर जमा करता था, वो करता था कौन? भागदूह। हम एक बलि साधक भी पढ़ते हैं ना, बलि। बलि क्या थी? बलि, जो जनता अपनी जो प्रजा अपने शासक को अपनी इच्छा से कोई अगर दान देना चाहती थी तो उसे बलि कहते थे। फिर बाद में जटिल बन गई थी तो बलि साधक नियुक्त कर दिए गए थे। तो वो तो अपनी इच्छा के अनुरूप वाला था। अन्य जो राजस्व होते थे उन्हें जमा करने के लिए अधिकारी होता था भाग दूह। ऊपर मैंने आपको क्या बताया? खरातीदार, शाही फरमानों को भेजता था जो। इन्हें जरूर से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसमें कुछ पैलियोलिथिक साइट्स दे रखी हैं, एक साइट पुरातात्विक स्थल, और वो किस राज्य में है वो बता रखी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या आता होगा? डिडवाना आता होगा, जहां तक मुझे लगता है। डिडवाना तो आपने सुना होगा ना कहीं? डिडवाना कहाँ सुना है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब तो ये तो दक्षिण वाले राज्य। अमूमन हम कहाँ सुनते हैं? राजस्थान में है डिडवाना की झील। तो सी का एक है, सी का एक, या तो ये या तो ये। अब क्या सुना होगा अधिक से अधिक? चलो अब मैं सीधे आंसर सी बता उसके। नेवासा, नेवासा है महाराष्ट्र में। नेवासा हो गया, दाइमाबाद हो गई, ये सब महाराष्ट्र में है। तो ए का है 3, ए का 3 अभी भी दोनों में है। चलिए फिर ईसमपुर, ईसमपुर है कर्नाटका में, जो कर्नाटका का हुंसगी जिला है ना, हुसंगी जिला भी कहते हैं उसे, वहाँ है ईसमपुर। तो बी का हो गया 4, बी का 4। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ ये? अच्छा हो गया अब सॉल्व। अरे ये तो था ही नहीं ना। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा डिडवाना राजस्थान में, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर उसके बाद हमने देखा नेवासा महाराष्ट्र में, यानी ए का 3, तो ये सॉल्व हो गया, ए आ गया ना यहाँ पे से हमारा आंसर। फिर ईसमपुर है कर्नाटका के हुंसकी जिले में। गुडियाम गुफा है तमिलनाडु में। याद रखने आए गुडियाम गुफा। आपको जितने याद रहो तो 2-3 भी याद कर पाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करने में थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटका में, डिडवाना राजस्थान में, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी, अब ये प्रश्न ही ठीक नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, पता, इसको स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर मांदा आपको पता है सबसे उत्तरी सीमा है चिनाब नदी, आलमगीर सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी है। कहाँ है राखीगढ़ी? आपको चलिए लिखिए, राखीगढ़ी कौन से जिले में है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित एक समिति है अशोक मेहता समिति। मैं यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसके जो भी अन्य पहलू हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा, मुझे जितना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आता है, ठीक है। तो 1977 में ये गठित हुई थी। सबसे पहले मैं आपको पंचायती राज से संबंधित समितियां बताता हूँ उनके कालक्रम के अनुसार, कभी भी आता है कि पहले कौन थी, फिर कौन थी, फिर कौन। तो सबसे पहले गठित हुई थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले कब? 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति कब? 1977 में, लिखिएगा। फिर उसके बाद आती है हमारी हनुमंतरैया समिति, ठीक है, हनुमंतराव समिति 1983 में। फिर आती है जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति 1985 में। फिर आती है सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति आती है, एल एम सिंघवी समिति आती है। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी है नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता हैं आजकल, ठीक है। फिर आती है एल एम सिंघवी समिति भी होगी। फिर आती है पी के थुंगन समिति। ये क्रम है, हाँ, सबसे पहले से बात के क्रम में बता रहा हूँ, रिवाइज करिए मेरे साथ। सबसे पहले कौन? बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, हनुमंतराव समिति, जीवी के राव समिति, फिर उसके बाद एल एम सिंघवी समिति, फिर पी के थुंगन समिति। बाद में क्यों नहीं आई? क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि 73वां और 74वें जो संविधान संशोधन हुए थे, इसको फिर संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इन समितियों को फिर से याद करिएगा। तो देखिए अशोक मेहता समिति में क्या कहा, तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति। उसने कहा था कि जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पर होना चाहिए, एक जिला, एक खंड और एक ग्राम स्तर पर। लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 नहीं बल्कि केवल 2 स्तरों पर होनी चाहिए। उसने कहा एक तो जिले स्तर पर हो और एक खंड स्तर पर हो, नीचे वाला स्तर उसने हटा दिया था। ये इससे केवल सुझाव है, हाँ, ऐसा लागू हुआ नहीं हुआ बात नहीं हो रही यहाँ पर, उसने क्या सुझाव दिया उसकी बात हो रही। तो अशोक मेहता समिति ने कहा केवल 2 स्तरों पर हो। उसने क्या कहा था? राज्य के नीचे सीधे खंड हो, अन्य कुछ ना हो बस। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पंचायती राज के 3 स्तर के बजाय 2 ही हो, ठीक है। राज्य के बाद सीधे खंड हो, ये भी ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है, तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है? सिंपल क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को कभी नहीं देगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, उसको क्यों देगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है? और मुख्य न्यायाधीश को क्यों देगा जबकि राष्ट्रपति ही उन्हें नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति इसका आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसे देते हैं? वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आर्टिकल 20 है जो भारतीय संविधान का, वो क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो उसमें कौन, 3 पहलू हैं उसके, 3 पहलू हैं, तो कौन शामिल, 4 चीजें दे रखी हैं, तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं देगा, ये तो है उसमें। दोहरे दंड से बचेगा, ये भी है, ठीक है उसमें। कायोत्तर विधि, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म डाल दिया तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। कायोत्तर विधि मतलब कि कोई ऐसी विधि, मान लिया जाए मैंने, आज कितनी तारीख है? आज है आपकी 7 तारीख। मैंने कोई अपराध किया है आज, और मैंने मान लीजिए किसी का वॉलेट चुराया आज, ठीक है। और अभी तक वॉलेट चुराने पर क्या सजा होगी ऐसा कोई कानून नहीं बना है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर 7 को मैंने ये अपराध किया और अभी तक उसको दंड, उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो वो दंड नहीं माना जाएगा। इसे कहते हैं कायरता विधि। यानी कोई भी अपराध किया है तो उसके, अब 8 तारीख को मान लिया जाए उन्होंने कानून बना लिया, तो अब 8 तारीख वाला कानून 8 तारीख के बाद से लागू होगा, ये 7 तारीख वाले पर लागू नहीं होगा। यही कहते हैं कायरता विधि। हम ये भी कहते ही हैं, तो ये भी शामिल है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी न होना, ये है। दोहरे दंड के से सुरक्षा मिलेगी, ये भी है। कायोत्तर विधि अप्लाई नहीं होगी, ये भी है। यातना के विरुद्ध निषेध, ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। ये 3 पहलू हैं इसके। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो डीपीएसपीज और ऐसा कौन सा, ये 4 चीजें दी है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो डीपीएसपीज में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है? चलिए पढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये तो केवल डीपीएससी में पढ़ते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43A, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उससे जुड़ा था ये 43A। जो भी आपकी जानकारी में नहीं है लिखिएगा अगर नहीं आता है। पर्यावरण का संरक्षण, ये भी डीपीएसपी है, आर्टिकल 48A, 48A, ये भी 42वें संविधान संशोधन से आया था। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, अब ये कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला, याद करिए। इससे 3 चीजें, 3 जगह संशोधन हुए। एक तो हमारा 21A जुड़ा था, फंडामेंटल राइट्स वाला, एक वो जुड़ा था 21, इससे क्या देखिए 86वें संविधान संशोधन से क्या क्या जुड़ा था देखिए। एक तो 21A जुड़ा था, एक जो आर्टिकल 45 है डीपीएसपीज में, उसमें थोड़ा संशोधन हुआ था कि अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। और इसी के तहत 11वां फंडामेंटल जो
मूल कर्तव्य है वो भी जुड़ा था। तो अभिभावकों को बच्चों को शिक्षा देना ये फंडामेंटल, ये मौलिक अधिकारों में भी है, ये डीपीएसपीज में भी है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। अब कितना बेहतर क्वेश्चन है, आपने कभी गौर किया? ये किया तो ठीक बात है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर है ये। चलिए अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक। अब मैं इसका आर्टिकल नहीं बताऊंगा, आपको आर्टिकल बताना है कि संसद की जो जॉइंट सेशन होता है संसद का, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, अनुच्छेद, जो भी इसका अनुच्छेद है वो कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। सही बात है, दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। स्पीकर यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे स्पीकर कहते हैं, ये भी सही बात है। तो ठीक हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और एक और तथ्य मैं बना देता हूँ, जब संसद की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें राज्यसभा भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है। तो उसके किसके नियमों के अनुरूप चलेगी वो संयुक्त बैठक, लोकसभा की या राज्यसभा की? लोकसभा की, ठीक है। तो जब संसद की संयुक्त बैठक होती है तो वो किस नियम के तहत चलती है? लोकसभा के नियम के तहत चलती है। इसका आंसर सी, यहाँ दोनों सही है इसके। अगला प्रश्न है, संसद का सचिवालय। पहली बात, संसद का सचिवालय, इसका आर्टिकल बता देता हूं मैं, आर्टिकल है 98। अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद में जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके अपने सचिवालय होंगे और उसके सचिवालय को नियुक्त कौन करेगा? संसद ही नियुक्त करेगी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बेहद सरल टाइप के दिए हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 98 में कहा है। संसद अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करेगी, ये भी ठीक है। संसद का सचिवालय है तो संसद ही विनियमित करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न है कि जो ग्राम सभा है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपने ग्राम सभा का नाम तो सुना होगा ना। ग्राम सभा जो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो देखिए, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। व्यवस्थापिका मतलब कार्यपालिका, सही बात है। कार्यपालिका मतलब कि जो विधायिका ने कानून बना दिए, कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी। ऐसे ही ग्राम सभा के लिए जो कानून बनाए हैं उनको ग्राम सभा लागू करेगी। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसके वही कार्य होते हैं, जैसे सेंटर में कार्यपालिका लागू करती है कानून, जैसे राज्य में राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो लागू करती है कानून, वैसे ही सबसे निचले स्तर पर जो ग्राम सभा है वही अपने कानून जो उसे बनाए गए हैं उसके लिए वो उसे इम्प्लीमेंट करेगी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार करती है। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा झोल कर दिया। ग्राम सभा है और इसे प्रधानमंत्री मोदी के आधार पर चलेगी। ये क्यों चलेगी भाई? जब तक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है तो पीएम क्यों चलाएंगे इस ग्राम सभा को? गलत हो गया है। ये राज्य सरकार के द्वारा होता है इसका निर्धारण, ठीक है। आपको ये सिंपली समझ आ जाना चाहिए, केंद्रीय सरकार क्यों करेगी भाई, यहाँ ये राज्य सरकार करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम सभा होती क्या है फिर? उस क्षेत्र में, उस पंचायत में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें जो भी शामिल आते हैं वही ग्राम सभा है। बेसिक परिभाषा, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर जितने भी पंजीकृत वोटर्स हैं उनकी एक सभा है ग्राम सभा। तो ठीक है, गलत कौन सा है फिर? ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या है इसका? बी। अगला प्रश्न है, पंचायतों में जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करता है? अब सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर भी अगर उसने कहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग डाल देगा, क्यों भाई? जब तक राज्य में निर्वाचन आयोग है तो केंद्रीय जो सेंटर वाला निर्वाचन आयोग होता है उसके क्या काम होते हैं? राज्यों के चुनाव भी वही कराता है, ये मत भूलना। ये राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है। बाकी राज्य में जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधान और जो भी चुनाव होते हैं वो सब कौन कराएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपसे मेरे दो प्रश्न हैं यहाँ पर। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 243 क्या? ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। जो पंचायतों से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने तक हैं सारे याद करिए, कहता हूँ मैं तो सारे याद कर दें। मैं लिख के भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा आप हमारे, ठीक है। जल्दी से जो भी चीज़ें मैंने नहीं कराई है मैं आपको वहाँ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको यहाँ पर दो प्रश्न है, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल बताना है और एक राज्य वित्त आयोग होता है जो, उसका भी आर्टिकल बताना है। दोनों आर्टिकल बताने चाहिए। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी बहुत है। अगले प्रश्न हम जो भी बचे हैं, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, आपको जरूर से इनसे फायदा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का फायदा होता है। उनसे हमें एक तो टेक्निकल लैंग्वेज पता चलती है और एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता चलता है कि वो कैसे क्वेश्चन को फॉर्म करता है। तो आप अगर अच्छी लग रही है ये सीरीज तो जरूर से बताइए। अगर नहीं बेनिफिशियल होगी तो फिर मैं इसे रोक दूंगा, लेकिन अगर जारी रखेंगे तो हम सारे स्टेट्स के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं जीएस के वो कराने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।